ले लीजिए चेयर वेयर ले लीजिए, आप लोग बहुत चेयर पड़ा हुआ है यार, डेस्क बेंच इधर है वो भी ले लीजिए, मेहनत करिए। अब वही लोग इधर भी है बेटा, इधर भी है, ले लो, रहने दो उसको जो बैठा है आराम से, तो इधर ले लो आराम से बैठ जाओ, ठीक है। चेयर ले लो, चेयर चाहिए तो। ध्यान दीजिए, अब डायरेक्शन कोसाइन पे क्वेश्चन आपके हो गए थे, जिसमें से मैंने आपको एक क्वेश्चन यू स्क्वायर अपान ए प्लस वी स्क्वायर अपान बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपान सी इज इक्वल टू 1 ऐसा कुछ जो भी था, मुझे याद नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, जो कि मैं बोला था कि एकदम हूबहू जो रूट वाला क्वेश्चन मैं लगवाया था उसी पैटर्न पर है। आशा करते हैं कुछ लोगों ने किया होगा। किसी ने किया? कितने लोगों ने कर लिया? ठीक है, 3-4 लोगों ने किया। भवानी लोगों में से कोई नहीं किया, क्या बात है, वेरी गुड। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैं ऐसे बता दिया था आप लोगों को जो सॉल्व करने वाला, ठीक है, जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा वाला। हाँ, किसने मैसेज किया था मुझे? हाँ, इन्होंने मैसेज कर दिया कि सर, हाँ, तो उसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। चूँकि अच्छा बाय द वे वो रिकॉर्डिंग से भी गायब था। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ध्यान दीजिएगा, पता नहीं क्यों गड़बड़ हो गया, आप लोग मैसेज कर दिए। कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कितना था, 4/3। ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए आया, मतलब दिया गया था, मैंने बता दिया था सब कुछ। तो क्यूब के लिए ध्यान दीजिएगा, क्यूब के जो चारों डायगोनल हैं, है ना, एकदम सिंपल, चारों डायगोनल का आप डायरेक्शन जो है, रेशियो डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल देंगे, ठीक है ना। जब डायरेक्शन कोसाइन उसका जब निकाला गया था तो चारों डायगोनल का, एक का आया था 1/√3, है ना, कितना आया था 1/, अरे ये सब क्या हो रहा है, एक मिनट ना, 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक ना। ये हो गया एक। दूसरे डायगोनल का था -1/√3 1/√3 1/√3, है ना। और फिर एक डायगोनल का निकालेंगे तो 1/√3 -1/√3 1/√3, और फिर एक का 1/√3 1/√3 माइनस का 1/√3, है ना, जो बहुत आसान है, जो आपने क्यूबाइड वाला पैरेललोपाइपेड वाला किया हुआ है, उसी में जहाँ BC है वहाँ A कर देंगे, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, यह डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर भी आपने क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये आपको प्रूव करना था। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था कि एक लाइन है, कोई लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन LMN है। लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, LMN है। जो लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन है LMN। वह लाइन जो है क्यूब के चारों डायगोनल से अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाती है, ठीक है। 4 डायगोनल हैं, तो जो लाइन है वो क्यूब के चारों डायगोनल से अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाती है। मतलब किसी से अल्फा एंगल, किसी दूसरे से बीटा, किसी दूसरे से गामा, और किसी एक से जो है डेल्टा, इस तरह से 4 जो है एंगल बनाती है वो। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर लाइन जो है उसका डायरेक्शन कोसाइन LMN है, तो यह मान लीजिए इस वाले से, जिस डायगोनल का डायरेक्शन कोसाइन यह है, मान लीजिए इससे अल्फा एंगल बनाती है ना। दूसरे वाले से मान लीजिए बीटा एंगल बनाती है, मान लीजिए तीसरे वाले से गामा एंगल बनाती है, इससे आपको मान लीजिए डेल्टा एंगल बनाती है। यही लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन LMN है। यह लाइन इस वाले डायगोनल से जिसका डायरेक्शन कोसाइन यह है उससे अल्फा एंगल बनाती है। यही लाइन इससे बीटा एंगल, गामा, ये चारों डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइन है। और जो लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन LMN दिया था, वह इन चारों से अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाती है। मान लीजिए इससे अल्फा, इससे बीटा, इससे गामा, इससे डेल्टा, किसी को कोई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया भी था आप लोगों को, देखिए एक क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत नहीं है ना। इसको याद भी कर सकते हैं, याद होना भी चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। बहुत आसान था इसको याद करना। क्रम से खाली एक तो सब में पॉजिटिव, फिर बारी बारी से एक नेगेटिव करते जाना है। चारों डायगोनल डायरेक्शन कोसाइन आपको तुरंत मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अब इससे मान लीजिए अल्फा एंगल बनाती है, तब फिर क्या होगा, अब ये लाइन है, यह भी एक लाइन है, डायगोनल तो एक लाइन ही है, और दोनों के बीच जो एंगल है वो अल्फा है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना। क्या बताया था, कॉस अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, है ना। तो मान लीजिए आपका L1 M1 N1 है या L2 M2 N2 है, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा L/√3 प्लस, है ना, √3 सब में आएगा, तो मैं लिख दूँ डायरेक्ट L प्लस M प्लस N
अपान रूट 3 या है ना अपान रूट 3 कर देता हूँ। चलो यह कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर यही लाइन जब इससे बीटा बनाएगी कॉस बीटा, तो यह फिर वही हाल होगा, माइनस का एल प्लस का यम प्लस का एन है ना अपान रूट 3 है ना, गुणा करेंगे इसका इसमें, फिर यम का इस वाले में, फिर एन का इस वाले में, फिर रूट 3 सब में कॉमन हो जाएगा और माइनस एल प्लस यम प्लस एन हो जाएगा है ना। फिर कॉस गामा जो हो जाएगा वो यहाँ से, फिर इसी ये जो लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है वो इससे आपका गामा एंगल बनाती है, तो जाएगा क्या यल माइनस एम प्लस एन अपान रूट 3 और फिर कॉस डेल्टा ये क्या जाएगा बताओ, एल प्लस एम माइनस एन अपान रूट 3 है ना, एल प्लस एम माइनस एन अपान रूट 3। बस यही था आपका। अब जो दिया था वो आपका ये था कि लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और कॉस अल्फा आपका यह है तो कॉस स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए बाई 3, फिर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इसका स्क्वायर कर दीजिए बाई 3, कॉस स्क्वायर गामा स्क्वायर करके बाई 3 और कॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर करके बाई 3, तो 1/3 सब में से कॉमन कर लेंगे और ये यल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा, माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा, इसको भी ओपन, कटने वाले कट जाएंगे, जो बचेंगे वो घुमा फिरा के जो है ना 4 आपको दे देंगे। कैसे दे देंगे, क्योंकि पहले वाले में भी मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसमें भी मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है। भाई जब करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, चाहे ए बी सी में से कोई निगेटिव चाहे पॉजिटिव से कोई मतलब तो होता नहीं, पहला 3 तो भाई पॉजिटिव रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस में मिलेगा तो इसमें भी मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और फिर 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये तो मिलते रहेंगे है ना। यहाँ भी वही हाल होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 2lm प्लस का 2mn और माइनस का 2ln, ये सब तो प्लस माइनस होते रहेंगे है ना। ऐसे ही यह भी मिलेगा तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 4 आपको यहाँ से दे देगा, और जितने भी आपको lm mn nl ये सब वाले टर्म है सब कट जाएंगे, तो आपको आराम से 4/3 दे देंगे। इसी पे आपका आगे ये भी था कि साइन स्क्वायर डेल्टा अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा आप 8/3 प्रूव कीजिए, 8/3। तो कुछ नहीं करना है, बस जहाँ कास स्क्वायर अल्फा है वहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कर देना है, कास स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कर देना है, कास स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा कर देंगे है ना। और सबको इधर ट्रांसफर करके जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस 4/3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 माइनस 4/3 हो जाएगा, और 4 माइनस 4/3 माइनस 8/3 ये हो जाएगा। इस तरीके से समझ में आ रही है ना। तो यही है आपका क्लियर, तो यह हो ही गया था। अब कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा था, वो पेज क्या कहती फेंक दिए क्या? हाँ, अब कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा था बताइए। वो जो क्वेश्चन दिए थे है ना, भवानी लोगों में से कोई लगा के आया ही नहीं है। आइए उसको भी देख ही लेते हैं। इंक रखे हैं कि नहीं आप लोग? फिर वही मैंने बोला था ना, 3 भर के दिए हैं। जो आप लोगों को नहीं आया भाई दीजिए। एक क्वेश्चन भी दिया गया था, कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, और कुछ लोग जो आलसी के पेड़ हैं वो नहीं किए हैं। वो देखते ही आप लोगों के पास एक क्वालिटी है कि आप लोग क्वेश्चन देखते ही आप लोग बोल देते हैं कि नहीं आ रहा है। एंड यू एल स्क्वायर प्लस का भी एम स्क्वायर प्लस का डब्लू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करा है कि अगर ये परपेंडिकुलर होंगे, सो डैट देखिए 2 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है और उनके डायरेक्शन कोसाइन में ऐसा रिलेशन है, तो अगर ऐसा रिलेशन है तो अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो आपको प्रूव करना है कि तब यह होगा, तब यह कंडीशन आपको दिखाई देगा होल्ड करता हुआ, आपको यह कंडीशन दिखाई देगा होल्ड करता हुआ u प्लस भी इज इक्वल टू 0 एंड पैरेलल। ये परपेंडिकुलर होगा तो यह कंडीशन दिखाना था, और पैरेलल होगा तो आपको यह कंडीशन दिखाना था a स्क्वायर अपान यू प्लस बी स्क्वायर अपान भी और प्लस का c स्क्वायर अपान w इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। हाँ भाई बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए वजह से आप लोग सरेंडर कर दिए होंगे है ना। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखें, हम लोग सोल्यूशन में स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें तो हम निकाल लें n की वैल्यू, तो जो n की वैल्यू आएगी वो मिल जाएगी माइनस का AL प्लस का BM अपान C, इन्हें मिल जाएगी n की वैल्यू। ठीक है,
माइनस का AL प्लस का BM अपान C, ये n की वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या बोला गया था कि जो n की वैल्यू मिलेगी चाहे L की चाहे M की कोई भी एक निकाल कर आप दूसरे वाले में रख के उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना। तो n का ही निकाल लेने से थोड़ा सा हमको पैटर्न मिलता है, थोड़ा सा है ना, सीक्वेंस मिल जाता है। अगर हम बीच में m को गायब कर देंगे तो फिर हमें L और n में मिलेगा, तो बीच में गायब आपको लगेगा, थोड़ा सा एक सीक्वेंस बनता हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं, आप तब भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑड लगता है थोड़ा सा, है ना। और ऐसे क्या है, जब L M क्रम से मिलते हैं तो फिर हमको करने में और आसानी हो जाती है, तो हम n को गायब करना और अच्छा लगता है यहाँ पे। और हर क्वेश्चन में देखेंगे आप n को ही एलिमिनेट अक्सर लोग करते हैं, ठीक है ना। और ऐसी बात नहीं, आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और करिएगा, देखिएगा। तो यहाँ पे n के वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो UL स्क्वायर प्लस का VM स्क्वायर और प्लस का W, और जब n स्क्वायर करें माइनस कोई मतलब तो रह ही नहीं जाएगा बेटा, और AL प्लस का BM का होल स्क्वायर अपान C स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो होगा, है ना। अब आप यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे क्या मिल जाएगा आपको, UL स्क्वायर C स्क्वायर प्लस का VM स्क्वायर C स्क्वायर और प्लस का W, यहाँ पे आते हैं A स्क्वायर L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर M स्क्वायर प्लस का 2ABLM इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा UL स्क्वायर C स्क्वायर प्लस का VM स्क्वायर C स्क्वायर और प्लस का WA स्क्वायर L स्क्वायर प्लस का WB स्क्वायर M स्क्वायर प्लस का 2ABLM W इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आप देखिए कि L स्क्वायर वाले टर्म कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म में आपको L स्क्वायर दिख जाएगा, तो आप L स्क्वायर देख लीजिए भैया। तो आप जब L स्क्वायर दोनों में तो कॉमन कर लेंगे तो UC स्क्वायर और प्लस का WA स्क्वायर, क्लियर है, और बाहर हो जाएगा L स्क्वायर, क्लियर। और उसके बाद फिर LM वाला टर्म दिखेगा, है ना। अब L का 2 डिग्री है और 1 डिग्री वाला तो यहीं पे है ना। रुक जाइए भवानी, इधर देखिए 2AB, ठीक है, MW और ये L, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। और प्लस का अब M स्क्वायर वाला टर्म ले लीजिए आप, तो मिल जाएगा आपको यहाँ से, जब कॉमन करेंगे तो VC स्क्वायर प्लस का WB स्क्वायर और M स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मतलब L मेन आप L में क्वाड्रेटिक करके देखिए आप उसको, तो L स्क्वायर फिर L और फिर विदाउट L, है ना। भले M स्क्वायर कॉमन किया बट विदाउट L है। अब क्या कीजिए, M स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, M स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा UC स्क्वायर प्लस का WA स्क्वायर और L स्क्वायर अपान M स्क्वायर और प्लस का 2ABW और L बाई M, है ना। फिर प्लस का VC स्क्वायर प्लस का WB स्क्वायर, बस काम खत्म, इज इक्वल टू 0। तो अभी L बाई M में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन L बाई M, दिस इज क्वाड्रेटिक इन L बाई M, है ना। और लेट इट्स 2 रूट, 2 रूट इसके मिलेंगे, ठीक है ना, आर L1 अपान M1 कामा L2 अपान M2। हमारे तो 2 रूट यही हैं, L1 अपान M1 कामा L2 अपान M2, ये 2 रूट मान लेते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं, अब जब 2 रूट आपको मिल गया तो भाई फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं। मतलब क्या, मतलब आप निकाल रहे हैं L1 L2 अपान M1 M2, है ना भाई। L1 अपान M1 इंटू L2 अपान M2 करेंगे तो यही मिलेगा आपको, L1 L2 अपान M1 M2 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, तो क्या मिल जाएगा आपको, तो आपको मिलेगा C बाई A, यही ना होता है। तो VC स्क्वायर प्लस का WB स्क्वायर अपान UC स्क्वायर और प्लस का WA स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से लिखिएगा L1, ठीक ना, L2 अपान VC स्क्वायर प्लस WB स्क्वायर इज इक्वल टू M1 M2
और यू सी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और बाई सिमेट्री हम लिख दें इसको इसी तरीके से, मतलब इसी तरीके से मतलब क्या है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आप एक बार फिर कीजिए, आप एम को गायब कर दीजिए या एल को गायब कर दीजिए, तो आपको फिर दो में रिलेशन मिलेंगे। ओ रिलेशन और ए रिलेशन जब मिलाएंगे तो ये तीन वाला ऐसे मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, एक कॉमन आपको दिखाई देगा, है ना। ये चीज़ें बाई कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फिर से वही चीज़ करने जाएंगे इतना तो है ना, समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ जाएगा। यहाँ पे आप बाई सिमेट्री आप लिख दीजिए N1 N2 जाएगा। अब देखो यहाँ पे वी डब्ल्यू है ना, वी सी, फिर यहाँ पे यू सी, तो डब्ल्यू सी स्क्वायर कर दे, है ना, डब्ल्यू सी स्क्वायर कर दे। और क्या मिल जाएगा आपको बताइए यहाँ पे, और अच्छा यहाँ वी डब्ल्यू है, वी डब्ल्यू बीच में रिलेशन हो गया, यहाँ यू डब्ल्यू है, तो बचा किसके बीच में गड़बड़, यहाँ भी नहीं रहे, डब्ल्यू नहीं रहेगा, यू भी का रिलेशन बचेगा। ध्यान दीजिएगा, सिमेट्री है भाई, यहाँ पे वी डब्ल्यू है, यहाँ पे यू डब्ल्यू है ना, तो यहाँ पे जो बचेगा वो यू भी डब्ल्यू में एक यू भी का पेयर बनेगा, एक वी डब्ल्यू का पेयर बनेगा, एक डब्ल्यू यू का, तो वी डब्ल्यू का पेयर बन गया, यू डब्ल्यू का पेयर बन गया। अब बचा यू भी का पेयर बचा है आपका, यू भी का पेयर बचा है ना। तो वी सी, अच्छा यू भी का जब पेयर बचा है तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे, तो वी सी स्क्वायर भी हो गया, यू सी स्क्वायर भी हो गया, और यहाँ पे सी बी है, यहाँ पे सी ए है, तो यहाँ पे ए बी होगा, क्या हो जाएगा ए बी, तो यू ए स्क्वायर और प्लस का भी बी स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे। अच्छा एक बात, और दूसरी बात यह है कि लगा के भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिख देता हूँ बाई सिमेट्री, ठीक है, बाई सिमेट्री। अब इससे क्या होगा, जब यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं तो हो गया ऐसा रिलेशन, अगर इफ बोथ द लाइन आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, अब जो एक लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1 और दूसरा है L2 M2 N2, तो जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे देन तो क्या है द रिलेशन, L1 L2 और प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब L1 L2 की वैल्यू यही नीचे वाली लिख देंगे डायरेक्टली, क्योंकि बराबर हम चाहें तो कुछ कांस्टेंट कर दें और फिर सबकी वैल्यू निकालते रहे कांस्टेंट के टर्म में, बट चूंकि कांस्टेंट सब में आएगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, बचेगा जो वही 0 होगा, तो कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट हम क्या कर दें, L1 अपान L2 की वैल्यू ये रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा, वी सी स्क्वायर और प्लस का डब्ल्यू बी स्क्वायर, और M1 M2 का वैल्यू यू सी स्क्वायर और प्लस का डब्ल्यू ए स्क्वायर, और इसका यू ए स्क्वायर प्लस का भी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर कहाँ पर है, तो ए स्क्वायर यहाँ पर है ना, ये गड़बड़ हुआ, देखिए ये चीज़ है, मालूम चल जाएगा आपको, है ना। यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे यू जाएगा, हाँ देखिए ये चीज़ आप रहेगा पैटर्न वही, बट किसके साथ ये भी रहेगा, ये कन्फ्यूजन रहेगा आपके पास, लेकिन वो चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी, कन्फर्म हो जाएंगी। और सीधा तरीका एक तो है, अब लगा के देख लीजिए उसको, है ना। तो जब शार्ट ट्रिक आप अपनाएंगे तो ये चीज़ें तो दिखाई देंगी आपको, यहाँ से बैलेंस कर लेंगे, जो लाना है उसके हिसाब से इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से भी कर लीजिए और यहाँ कर लीजिए आप यू कर लीजिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे, अब ऐसा सोचिएगा कि जो लाना था उसके हिसाब से कर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये तो यह है कि समय कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख क्या जाएगा, अब ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ है, कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा भी प्लस डब्ल्यू मिल जाएगा, और बी स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है ना, तो मिल जाएगा यू प्लस डब्ल्यू, और उसका बेटा क्या है सी स्क्वायर यहाँ है और सी स्क्वायर यहाँ है, तो यू प्लस भी और इज इक्वल टू 0। तो यह हो गया जब परपेंडिकुलर होंगे दोनों लाइन तब, ठीक है। इफ बोथ द लाइन, अगर दोनों लाइन क्या हो, बोथ लाइन आर पैरेलल, तो क्या होगा, पैरेलल में क्या बताया था मैंने आप लोगों को, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो ऐसे लाइन को रिप्रेजेंट करे, जो आपस में पैरेलल हो, गारंटी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। पैरेलल देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर तो आ जाइए यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यही है हमारा, है ना। तो यह आपका
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, तो यह बी स्क्वायर है ना, मतलब क्या 4a स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू यू सी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू ए स्क्वायर और फिर c की वैल्यू भी सी स्क्वायर और प्लस का डब्ल्यू बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस 4 से अब 4 हो जाएगा कैंसिल। अब कुछ नहीं करना है, आपको ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो तो यू भी सी टू दी पावर 4, क्लियर है, फिर यू डब्ल्यू है ना बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, फिर भी डब्ल्यू ए स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर कहानी खत्म। तो बचा क्या, बचा आपका यू भी सी टू दी पावर 4 प्लस का यू डब्ल्यू है ना बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का भी डब्ल्यू ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो लाना है उसके हिसाब से आप चलें, अगर है ना, ध्यान दीजिएगा, आप डिवाइड कर दें, ठीक है, किससे डिवाइड करें, दोनों साइड में आप, मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे यू भी सी टू दी पावर 4 है, तो रिजल्ट क्या है, बहुत आसानी से कैसे डिवाइड करना है, यहाँ पे सी स्क्वायर बाई डब्ल्यू आना चाहिए, तो मतलब यू भी कट जाना चाहिए, डब्ल्यू बच जाना चाहिए, सी स्क्वायर भी कट जाना चाहिए, बोलिएगा, तो इसी से डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। और फिर वही चीज़ यहाँ पे यू डब्ल्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यू भी डब्ल्यू सी स्क्वायर प्लस भी डब्ल्यू ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यू भी डब्ल्यू सी स्क्वायर, है ना, मतलब यू भी डब्ल्यू सी स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए, तो इधर तो 0 ही रहेगा, उधर देखिए तो यू भी से यू भी कट जाएगा और यह हो जाएगा सी स्क्वायर कट जाएगा, यू डब्ल्यू से यू डब्ल्यू कट जाएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा, वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू कट जाएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ से देखो ए स्क्वायर अपान यू प्लस यहाँ से बी स्क्वायर अपान भी प्लस यहाँ से एक सी स्क्वायर ऊपर बच जाएगा अपान डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो यह पैरेलल होगा तो यह कंडीशन आपको दिखाई देगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। और हेडिंग भी कर लेंगे आप प्लेन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले प्लेन होता क्या है इसके बारे में जानिए, क्या डिफिनेशन इसका कैसे दिया जाता है। जैसे प्लेन वह सरफेस होता है जिस पर अगर हम कोई 2 पॉइंट लें, क्या ले लें, कोई 2 पॉइंट लें और उन दोनों पॉइंटों को मिला दें तो एक लाइन तैयार हो जाएगी, बात समझ में आ रही ना। एक ऐसा सरफेस जिस पर अगर हम कहीं भी 2 पॉइंट ले लें और उन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे तो एक लाइन तैयार हो जाएगी। उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी पॉइंट उस सरफेस पे लाई करने चाहिए, अगर वो सरफेस प्लेन है तो, बात समझ आ रही है ना। जैसे मान लीजिए अब यही है, ठीक है, नीचे क्या है यह, हाँ पटिया है जो भी है ना, तो इस पर क्या है, अभी मान लीजिए खुरदरा है सतह, अब इधर तो कुछ दिख नहीं रहा है, मान लीजिए यही है, मान लीजिए ऐसे ना ऊपर नीचे मान लीजिए इसको। अब यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, है ना, और एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, है ना। तो जब इसको आप मिलाएंगे दोनों पॉइंटों को तो देखिए अब ये जो है लाइन यहाँ टच नहीं की सरफेस को, या ऊपर उठ गई है ना, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे सभी पॉइंट उस पर नहीं है, कुछ पॉइंट देख रहे हैं ऊपर है ना, स्पेस में है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपके प्लेन की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कहीं भी 2 पॉइंट अगर आप लेके मिलाएं तो जो लाइन तैयार होगी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, है ना, सब के सब इस सरफेस पे लाई करेंगे, तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन, है ना। तो प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है जिस पर अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लें और तो उस 2 पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन तैयार होगी उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, है ना, वो लाइन कंप्लीटली कह सकते हैं, वो लाइन कंप्लीटली उस सरफेस पे क्या करेगा, लाई करेगा, उसका एक भी पॉइंट उस सरफेस से मिस नहीं करेगा। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोल देते हैं, प्लेन। क्लियर बात समझ में आ गई, ये प्लेन होता है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री क्या होता है, कौन बताएगा, हाँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0,
है ना। ये 3D के केस में, 2D केस में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्लियर है ना। तो अभी हम 3D अगर हम लेके चलें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री होता है यह प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लेन को। याद रखिएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री ax, ये कभी पूछा था आपसे कि भाई प्रूव दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री रिप्रेजेंट्स द प्लेन, ठीक है ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री जो होता है ये क्या करता है? यह प्लेन को बेटा रिप्रेजेंट करता है, यह प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको मैं शो करके भी दिखाऊंगा कि ऐसा क्या दिखता है इसमें, ऐसा क्या रिजल्ट देता है जिससे हम ये बोलते हैं कि यह प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। और एक चीज़, दूसरी चीज़ आप इसको याद रखेंगे, यही जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है, देखिए यहाँ भी प्लेन के कई रूप दिखाई देंगे। प्लेन का इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में, है ना, प्लेन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में। तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन होता है वो यही होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री होता है ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। अभी मैं इसको दिखाऊंगा प्रूव करके। एक बात, दूसरी बात, हर एक इक्वेशन, एवरी इक्वेशन, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, इक्वेशन, ठीक है ना, इन फर्स्ट डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। जैसे x इक्वल टू 0, ये भी प्लेन का इक्वेशन है। किस प्लेन का? वाई जेड प्लेन का, वाई जेड प्लेन का। y इज इक्वल टू 0 एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है ना। z इज इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन है। तो आप कोई भी ऐसे 1 डिग्री में इक्वेशन अगर आप लेंगे तो वो किसी न किसी प्लेन का इक्वेशन होगा, याद रखिएगा, वो किसी न किसी प्लेन का इक्वेशन होगा। क्योंकि अब जनरली चीज़ें आप लिख रहे हैं यहाँ पे, अभी आप बोल रहे हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे टाइप का जितने भी इक्वेशन आपको दिखाई देंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए अब इसको सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री है ये कैसे प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। हम बहुत मार मारते हैं, क्या बात कर रहे हो, बताओ। अब तक वहाँ पे यहाँ आइए, यह प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, हमको शो करना है, ठीक है भैया। अभी मैंने क्या बोला कि जो भी सरफेस प्लेन को रिप्रेजेंट करता है उस पर कोई 2 पॉइंट लेते हैं, फिर 2 पॉइंट को मिलाते हैं, जो लाइन तैयार होती है और वो लाइन कम्प्लीटली उस सरफेस पे लाई करना चाहिए, या उस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब उस सरफेस के इक्वेशन को या उस सरफेस पे लाई करनी चाहिए, इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट हम ले लेते हैं इस पर x1 y1 z1 और दूसरा x2 y2 z2। ये 2 पॉइंट हम ले लेते हैं जो है ना इस सरफेस पर है, ठीक है ना, जिस सरफेस के इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलिए ले लेते हैं, तो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो जाएगा ax1 प्लस का by1 प्लस का cz1 प्लस का d इज इक्वल टू 0। और क्या जाएगा? ax2 प्लस का by2 प्लस का cz2 प्लस का d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अगर दोनों पॉइंट उसको भाई हमने क्या बोला कि 2 पॉइंट लेंगे, उसी पर लेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दिया, है ना। इक्वेशन फर्स्ट कर दिया, इक्वेशन सेकंड कर दिया। इक्वेशन सेकंड में हम k से कर दिया मल्टीप्लाई, और फर्स्ट में जोड़ देते हैं। k से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं? फर्स्ट में जोड़ देंगे। तो क्या मिलने वाला है? जब ऐसा करेंगे तो मिलेगा क्या? मिलेगा ax1 प्लस का kx2, है ना, kx2, फिर प्लस by1 प्लस का ky2 प्लस का cz1 प्लस का kz2 और प्लस का d1 प्लस के इज इक्वल टू 0। बोलो, ये मिल जाएगा। 1 प्लस के से सबको डिवाइड कर दीजिए, किससे? 1 प्लस के से। तो मिल जाएगा आपको x1 प्लस का kx2 अपान 1 प्लस के प्लस by1 प्लस का ky2 अपान 1 प्लस के और प्लस का cz1 प्लस का kz2 अपान 1 प्लस के और प्लस का d इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा देखिए, इसका मतलब यह हुआ, जैसे देखो ये इक्वेशन था, इसको जब x1 y1 z1 ने सेटिस्फाई किया, देखो जी कहाँ है, उधर है क्या? जब इसको x1 y1 z1 ने सेटिस्फाई किया तो आपने ये लिखा, x2 y2 z2 ने सेटिस्फाई किया तो आपने ये चीज़ लिख दिया। तो इस चीज़ को देख के लग रहा है
कि इसी इक्वेशन को किसने सेटिस्फाई कर दिया, x1 प्लस का के x2 अपान 1 प्लस के कामा y1 प्लस का के y2 अपान 1 प्लस के और z1 प्लस का के z2 अपान 1 प्लस के, इसने सेटिस्फाई किया। भाई इस इक्वेशन से यही लग रहा है ना, क्लियर है कि इस इक्वेशन को, जो आपका जनरल इक्वेशन आप हम प्लेन बोलने जा रहे हैं उसको, है ना, उसको ये तीनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। रखा, जीरो रिजल्ट आपको दिखाई दिया। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स है कैसा पॉइंट्स है, ठीक है, ये जो पॉइंट्स है वो कैसा पॉइंट्स है, तो के की वैल्यू ऐसे मान लीजिए आप चेंज करते जाएं। अभी मैंने केस किया, मतलब वहाँ पे के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1/2 भी, कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो के की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, तमाम पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे और वो सभी पॉइंट्स इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, वो सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। अब एक चीज़ मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप, जैसे देखो यहाँ पे कोई लाइन है ए बी, बहुत सिंपल है, कोई लाइन है ए बी, है ना, अगर कोई पॉइंट यहाँ बीच में है और ये जो पॉइंट है वह इसको m1:m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किसमें, m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मान लीजिए है x1 y1, इसका x2 y2, अभी 9th में जो पढ़े हैं आप, और इसका जो कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y, तो आप क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस का m2 x1 अपान, यही तो बोलते हैं आप, m1 प्लस का m2। इसे से y इज इक्वल टू आप बोलते हैं m1 y2 प्लस का m2 y1 और अपान m1 प्लस m2। ये जब अंतः विभाजित करता है तो ऐसा आप लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहीं पर 1:k हो जाए, 1:, इतने रेशियो में हो जाए, अब k की वैल्यू 1:2 भी हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में m1 को 1 कर देंगे, इसको k कर देंगे, है ना, 1 कर देंगे, k कर देंगे, देख रहे हैं आप। तो एकदम इसी तरीके से पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब हम खड़े kx2, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर इधर 1 कर देंगे, इधर k कर देंगे, तो वैसा एकदम एग्जैक्ट मिलेगा। मेरे कहने का मेन मतलब यह है ना कि आप इस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे, कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे, वह पॉइंट, है ना, m1:m2 के रेशियो में उस लाइन को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, है ना। कहीं भी यहाँ ये पॉइंट लेंगे तो कुछ भाग यह है, कुछ भाग ये वाला हो जाएगा। तो मान लीजिए m1 या m2, है ना, तो कुछ ना कुछ रेशियो में वह जो पॉइंट है उस लाइन को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा, जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, आप देखेंगे कि वह कोऑर्डिनेट कंफर्म, ठीक है, इस लाइन पे ही लाई करेगा, या जिस लाइन जिस प्लेन पे है उस प्लेन की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पे x1 प्लस का kx2 में लिखा, k का मतलब समझते हैं क्या है यहाँ पे, कि k का वैल्यू कुछ भी लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, जब कुछ भी लेके आप जब इसको रखेंगे, जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, गारंटी सेटिस्फाई करेंगे। और उस लाइन पर, किस लाइन पर, जो लाइन इन दोनों पॉइंटों को मिलाने पे बनेगा उस पर लाई करेगा, उस पर लाई करेगा। जैसे अभी मान लीजिए कोई लाइन का इक्वेशन, मान लीजिए एक 1 2 एक पॉइंट हो गया, एक मान लीजिए 3 4 हो गया, तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x माइनस x1। तो y माइनस y1 3, 4 माइनस का 3, 2 माइनस का 1 और x माइनस का 1, तो y माइनस का 3, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 1, x माइनस का 1, है ना। तो मिल जाएगा कितना, मिल जाएगा आपको x माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लाइन का, ये हो जाएगा लाइन का इक्वेशन, है ना, मतलब 1 2 और 3 4, है ना, यह है। अच्छा, अब देखो यहाँ के अकॉर्डिंग आ जाओ, यहाँ के अकॉर्डिंग आ जाओ। मान लीजिए k की वैल्यू हमने ले लिया, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन है, मान लीजिए मैंने k की वैल्यू ले लिया 2, कितना ले लिया 2, तब पॉइंट क्या है, देखो x1, मैं इतने खाली बात कर रहा हूँ अभी, x1 y1 x2 y2 और k की वैल्यू 2, तो बताओ ये क्या आएगा, x1 कितना है 1 प्लस का 2, x2 कितना है 3, बोलो, और 1 प्लस 2 कितना आ गया, यह 6 7/3 आ गया, आ गया। यहाँ आ जाओ, अब y1 2, फिर 2 और 4 और 1 प्लस 2 8 और 2 10/3 आ गया। तो पॉइंट क्या आ गया, 7/3 और 10/3, है ना, ये आ गया पॉइंट। अब ये पॉइंट देखो क्या है, इस लाइन पर है कि नहीं है, तो सेटिस्फाई करना चाहिए,
तो देखो रखेंगे यहाँ पे 7/3 और माइनस का 10/3 और प्लस का 2 है ना, 3 7 माइनस का 10 और प्लस का कितना हो गया 6 हो गया। आया कुछ छूट गया क्या? कहाँ पे? यहाँ यहाँ पे y माइनस, अरे ये y1 है, ये y2 है, तो y माइनस का 2 है ना, फिर यहाँ पे तो यहाँ सही है, y यहाँ सही है ना, यहाँ सही है, तो y माइनस का 2, वेरी गुड, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 माइनस 2 और 3 माइनस 1 ना, ये तो कट के 1 आ जाएगा, कहाँ दिमाग चलाएगा, कोई बात नहीं है ना, तो ये आ जाएगा इक्वेशन आपका, ठीक है ना। अब जब रखेंगे इसको तो देखो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 आ गया है ना। तो देखो कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा यहाँ पे कि अगर कोई भी 2 पॉइंट अगर आप लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट अगर आप लीजिए, उनको मिलाइए तो जो लाइन का इक्वेशन आएगा है ना, मान लीजिए आपका इक्वेशन आ गया। अब उन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आप ऐसा कोई भी पॉइंट आप लेंगे है ना, ऐसा पॉइंट जो उस लाइन को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करता है, जैसे हमने k को 2 ले लिया, इसका मतलब कितने रेशियो में, 1:2 के रेशियो में या 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। अगर हम k = 1/2 ले लेंगे तो 1/2:1 के रेशियो में या 1:1/2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऐसे हम k की तमाम वैल्यू, इन्फिनिटी वैल्यू ले सकते हैं, सब कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। अब कोई भी रियल नंबर लेंगे आप है ना, जो भी पॉइंट्स आएगा, अच्छा वो जो पॉइंट आएगा वह उस लाइन को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, और जो पॉइंट आएगा वह उन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाले लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वो जो पॉइंट आएगा वो उसी लाइन पर ही होगा, क्या होगा, वो उसी लाइन पर होगा। बात समझ में आ रही है? तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री है, मैंने दिखाया कि 2 पॉइंट मैंने लिया, वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब उन दोनों पॉइंटों को जब मिलाएंगे जो लाइन तैयार होगा, उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे है ना, वो पॉइंट उस लाइन को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड भी करेंगे, और साथ ही साथ वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई भी करेंगे, और साथ ही साथ सरफेस के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। देखो वही ना पॉइंट है इन दोनों, है ना, यह इसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ax + का by + का cz + d = 0 को। इसका मतलब जो जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री होता है वो क्या होता है, वो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उस पर कोई भी 2 पॉइंट लेंगे और उनको मिलाएंगे तो जो लाइन तैयार होगा, उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी पॉइंट्स उस सरफेस के इक्वेशन क्या करते हुए, सेटिस्फाई करते हुए आपको दिखाई देंगे। मतलब वो सभी पॉइंट्स उसी सरफेस पे लाई करेंगे, उसी लाइन पर लाई करेंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि वो लाइन कंप्लीटली उस सरफेस पे होगा। और जब कोई लाइन खींचे हम और कंप्लीटली किसी सरफेस पे हो, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वो सरफेस क्या होगा, प्लेन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपका जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री है, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। ठीक है, तो ऐसे इसको प्रूफ करके दिखाया जाता है। तो पहले डिफिनेशन आप इसका लिखिए। देखिए, अ प्लेन इज डिफाइंड एज अ सरफेस, अ प्लेन इज डिफाइंड एज अ सरफेस, a plane is defined as a surface which is such that the straight line joining any 2 points, which is such that the straight line joining any 2 points on it ठीक है, lies completely on it, है ना। मतलब एक ऐसा सरफेस जिस पे किसी भी 2 पॉइंट को लेकर जब स्ट्रेट लाइन तैयार करें तो वह स्ट्रेट लाइन कंप्लीटली उसी सरफेस पे लाई करे।
तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोल देते हैं, प्लेन। ठीक है, अब हेडिंग करिए जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा कि शो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। तो आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन कहीं लिख लीजिए उसी में आगे क्वेश्चन के रूप में कि शो दैट, जैसे क्वेश्चन ग्रुप में क्या देगा आपसे, शो दैट, उसी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप समझते रहिए बस, और क्या। क्वेश्चन ग्रुप में यही टॉपिक आपसे कैसे पूछेगा, शो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, द जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, द जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ, द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री always represents a plane. The general equation of first degree always represents a plane. अब से एक क्वेश्चन ग्रुप में ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, अब आइए, हैं ठीक है भाई, अच्छी बात है, होने दीजिए। ठीक है, हाँ बाद में सर बता देंगे। देखिए इसमें, अब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप ऑप्शनल पेपर को लेकर निश्चिंत रहिए एकदम। ऑप्शनल पेपर बहुत आसानी से होगा आपका, बहुत ही ज़्यादा आसानी से, जान लीजिएगा। ठीक है, हाँ नकल मारने में आपको आसानी होगी, ये सब चीज़ें आप बंद कर दें। इस क्वेश्चन का सलूशन लिखिए, द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, the general equation of first degree in x, y and z, the general equation of first degree in x, y and z is written as, in x, y and z is written as ax plus by plus cz plus d is equal to 0। ठीक है, देखिए इफ 2 पॉइंट्स TWO, इसको कर लेंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिएगा, इस वाले को, मेन वाले को। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड। देखिए इफ 2 पॉइंट्स कैपिटल P, ब्रैकेट में लिखिएगा x1, y1, z1 एंड कैपिटल Q, इनके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2, ठीक है, z2 lies on इक्वेशन फर्स्ट, देन क्या करेंगे, तब सेटिस्फाई करेंगे। देन लिखिए ax प्लस बी वाई वन, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। हो गया, देखिए देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/k, इक्वेशन 3, इसको मैंने पहला कर दिया बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा। इक्वेशन 3/k एंड एडिंग 2 इक्वेशन सेकेंड, TO, एंड एडिंग 2 इक्वेशन सेकेंड, मतलब 3 में k से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में क्या कर देते हैं, ऐड। तो ऐड कर दीजिए, यहाँ तक कर लीजिए, ऐड करके यहाँ इक्वेशन 4 तक कर लीजिए आप, यही ना आएगा।
अब देखिए ऑप्शनल में जब ये जो प्लेन का इक्वेशन है, सब प्लेन के जितने क्वेश्चन है ऑप्शनल में जब जाएंगे ना आप, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, 10 या 5 सेकेंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब ऑप्शनल वाला रहेगा तो। लेकिन ओची अगर मैं अभी से अगर लागू कर दूंगा तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। अभी आप इसको सीख लीजिए, इसको समझ जाइए आप, क्योंकि ये हमेशा नहीं चलने वाला ना। तो अभी मान लीजिए लागू कर दिए इन्होंने सेशन जल्दी ख़त्म करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए, हाँ फिर रिटर्न होगा, हाँ तो वही चीज़ है ना। तो इन फ्यूचर आपको मान लीजिए कभी पढ़ना पढ़ाना कुछ भी होगा तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, तो इसलिए अभी आप इसको पढ़ेंगे। अभी आप ऑप्शनल की तरफ एकदम मत जाइए, ऑप्शनल काम खाली 10 दिन का है, सब काम ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 तक हो गया ना। लिखिए आगे इसमें, लिखिए द एबव रिलेशन शोज डैट, द एबव रिलेशन shows that the above relation shows that the point क्या x1 plus k x2 upon 1 plus k shows that the point x1 plus का k x2 upon 1 plus k कामा y1 plus का k y2 upon 1 plus k कामा Z1 प्लस का के Z2 अपान 1 प्लस के लाइज ऑन, ये क्या शो कर रहा है कि ये जो भी पॉइंट क्या कर रहा है इक्वेशन फर्स्ट पे, क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है उसको, लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखिए बट दिस पॉइंट आल्सो डिवाइड्स the line joining P and Q in ठीक है रेशियो k:1 है ना, k:1 पे था, 1:k पे आपने देखा था कि k इसके साथ आ गया था ना, जस्ट उल्टा वाला होता है, उधर से इधर, इधर से उधर होता है, k:1। ठीक है, k:1 है ना, यही मतलब हुआ यार। ये क्या पॉइंट डिनोट कर रहा है कि ये जो पॉइंट है या जो p और q जो दोनों पॉइंट हैं, इसको मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1। देखिए k इज एनी रियल वैल्यू, k इज एनी रियल वैल्यू। ठीक है, देखिए फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स, the coordinates of all points on the line PQ the coordinates of all the points क्या लिखे आप लोग, the coordinates of हाँ of the line PQ satisfies the equation first। ठीक है, thus the line PQ completely lies on equation first, lies on equation first। हो गया। देखिए therefore we can say that the surface represented by equation first, therefore we can say that the surface represented by equation first, the surface represented by equation first equation first is a plane। the surface represented by equation first is a plane। वो क्या है, प्लेन है, क्योंकि हमने उस पर जब कोई भी दो पॉइंट लिया, फिर जो लाइन तैयार हुई उस लाइन पे जितने भी पॉइंट आए है ना, वो सभी के सभी पॉइंट्स क्या कर रहे थे, उस सरफेस के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, मतलब उसी सरफेस पे लाई कर रहे थे। और ऐसा सरफेस जिस पर कोई लाइन के हर एक पॉइंट उस पर लाई करे उसको क्या बोलते हैं, प्लेन। अब हेडिंग बेटा करेंगे आप
जनरल इक्वेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, हेडिंग करिए, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ऑफ प्लेन passing through point x1 y1 z1, passing through the point x1 y1 z1। ठीक है, एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो किसी पॉइंट x1 y1 z1 से पास करे, क्या होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपको न्यूमेरिकल देगा तो ऐसे बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट दे देगा आपको 2 3 ऐसा करके दे देगा, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, है ना, ऐसे करके दे देगा आपको कुछ, तो उसका आपको इक्वेशन फाइंड करना रहेगा। तो जब ऐसे बोलेगा कि पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो उसके लिए उस प्लेन का इक्वेशन कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो उसका जो जनरल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन बेटा होता है वो तो आप जान ही गए, ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d इज इक्वल टू 0। क्योंकि एक चीज आप याद रखिएगा, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। कोई आपसे पूछ दे प्लेन का जनरल इक्वेशन बताइए तो आप ये बताएंगे, है ना। बोलेगा प्लेन का इक्वेशन बताइए इन नॉर्मल फॉर्म, तो आप बोलेंगे जो है lx वाला, lx प्लस एम वाई मैं प्रूव कराऊंगा, प्लस nz इक्वल टू p, ठीक है ना, इस तरीके से। बोलेगा प्लेन का इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1, लाइन का इक्वेशन। लेकिन x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इज इक्वल टू 1, प्लेन का इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। एक ऐसा प्लेन जो x एक्सिस को a डिस्टेंस पे, y एक्सिस को b डिस्टेंस पे, z एक्सिस को c डिस्टेंस पे कट करे, है ना, ऐसे का इक्वेशन होगा, है ना। ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, जो स्पेशल टाइप में, वो आपको इसी पे बेस्ड मिलेंगे। प्लेन के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो इसी प्लेन पे बेस्ड अक्सर मिलते हैं, यह ABC, क्लियर है। तो ये वाला जो प्लेन ABC होगा, ये जो प्लेन ABC होगा, इस प्लेन का इक्वेशन जो होगा वो होगा आपका x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इज इक्वल टू 1, जहाँ बेटा यह a, यह b, क्या बात है ये c, क्लियर है ना, ये चीज़ें होती है, क्लियर है। तो ये हो गया, पहले यहाँ छोड़िए, यहाँ आइए। जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 है, तो ठीक है, ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सिंस या इफ इट पासेस थ्रू, अगर ये पास करेगा, पासेस थ्रू x1 y1 z1, तो यहाँ से पास करेगा, इसका मतलब ये पॉइंट इस पर लाई करेगा, है ना। देन ax1 प्लस का by1 प्लस का cz1 और प्लस का d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, 2 को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप लोग, तो ax माइनस x1 by माइनस y1 cz माइनस z1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। जब आपसे वाली कोई क्वेश्चन देगा ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, तो पहले आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 इज ax माइनस 1 प्लस by माइनस 2 प्लस cz माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। आगे जो कंडीशन देगा उसको भी सेटिस्फाई कराते हुए दिखाएंगे। लेकिन किसी पॉइंट से जब बोलेगा तुरंत आप इसी में, यही इक्वेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए, तुरंत आप x1 y1 z1 के स्थान पर वो रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। क्लियर है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। पिछले संडे को इसमें से कितने लोग एब्सेंट थे, हाँ उठाएं। हाँ, कई लोग, मुझे समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 3 भवानी, और आप लोग वही 3-4 लोग आप लोग भी। तो आप लोग कहाँ थे पिछले संडे को, हैं जो छूट गया उसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का। देखिए अभी मान लीजिए आप आए हैं, आपको नेक्स्ट हम झूठा ये पेपर ले लिए, तब तक मेरा वो पेपर लिए तो खत्म हो गया होता। देखिएगा नोट में लिखिएगा, इफ द प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन, if the plane passes through the origin
passes through the origin, then its equation is क्या होगा? हाँ, if the plane passes through the origin, then its equation is ax plus by plus cz is equal to 0। भाई यहीं रख दो ना, x1 के स्थान पे 0, y1 के स्थान पे 0, z1 के स्थान पे 0, ओरिजिन 0 0 0, तो क्या मिलेगा? ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0, है ना? ये सब याद होने चाहिए। ऐसे ही, ऐसे आपको बोल दिया इक्वेशन आप प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन ही, चार्ट ऑप्शन दे दिया, क्या लगाना है, सीधे दिमाग में बैठाइए, मार दीजिए टिक, आप खत्म। ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0। अब लिखिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ द हेडिंग, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म। देखिए जब नॉर्मल फॉर्म कहता है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, किसी प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में कहता है तो मतलब इन टर्म्स ऑफ पी निकालना है। मेन देखिए यही चीज़ होता है, जब भी नॉर्मल फॉर्म में कहे इसका मतलब आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ पी, आपको पी के टर्म्स में उसका इक्वेशन निकालना है। अब पी क्या होता है? पी जो होता है वो ओरिजिन से उस, हाँ ना, जिस भी प्लेन का निकाल रहे हैं तो उस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उसको जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा वही हमारा पी होगा। ठीक है ना? तो मान लीजिए बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्या हो गया भाई, जेड एक्सिस, ए मान लीजिए कोई प्लेन हो गया हमारा, ए प्लेन है, ए बी सी यह प्लेन है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये ए बी सी प्लेन है। ठीक है, अब इस प्लेन का, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो ए बी सी जो प्लेन बना हुआ है ना, क्या ये कंप्लीट इसी बोर्ड पे है? नहीं भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जब ऐसे खींचेंगे तो जब ऐसे लेंगे तो प्लेन ऐसे 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 करता हुआ प्लेन आएगा, बाहर भी आएगा। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे समझिएगा इसको। ये जो ओरिजिन है ना, ये जो ओरिजिन है ये जस्ट पीछे है। बात समझ में आ रही ना? इमेजिन, ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन करेंगे तब क्लियरिटी आएगी। इसी को टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं, यही टेट्राहेड्रॉन है। इसमें कुल 4 ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, 4 ट्रायंगल, एक ए ट्रायंगल, एक ए वाला ट्रायंगल, है ना, और एक ए वाला ट्रायंगल, एक पूरा ए बी सी, कुल 4 ट्रायंगल बनते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये टेट्राहेड्रॉन भी बोला है। जब टेट्राहेड्रॉन बोलेगा मतलब यही, बात समझ में आ रही है, यही ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे। अच्छा, अब हमको क्या करना है, प्लेन इमेजिन कीजिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस पर कुछ पॉइंट लेके, इस पर कुछ पॉइंट लेके मिला देंगे तो ये जो तैयार हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा प्लेन, ये प्लेन तैयार होगा। तो इस प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में निकालना है तो क्या करेंगे आप, ओरिजिन से, ये देखो बाहर है प्लेन, ओरिजिन से उस प्लेन पर हम ड्रॉ कर देंगे एक परपेंडिकुलर। अब दो करना तो सब इसी पर है ना, यानी ये बाहर है तो ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे उस पर। तो परपेंडिकुलर का जो फुट है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो एन है। वो क्या है? एन है। ये उस प्लेन पर है एन। एन कहाँ है? प्लेन पे, क्योंकि ओरिजिन से आपने प्लेन पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो जो जब ड्रॉ करेंगे प्लेन पर, जब जाएंगे तो जो उसका पैर होगा, फुट होगा, वो एन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अच्छा, अब उसी प्लेन पर, इसी प्लेन ए बी सी पर हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक पॉइंट पी। ध्यान दीजिएगा, इसी प्लेन पर, इसी प्लेन ए बी सी पर हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक पॉइंट पी। और पी ऐसा लेते हैं कि पी एन इज परपेंडिकुलर टू ओ एन, पी एन इज परपेंडिकुलर टू ओ एन। ऐसा हम एक पॉइंट पी लेते हैं उसी प्लेन पर ही, और एन भी उसी प्लेन पर है, एन भी उसी प्लेन पर है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब इसको हम इससे मिला देते हैं, और ये जो P कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y, z। हमने इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया? x, y, z। मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप लोग बहुत ही सोच समझ कर बताइएगा, ठीक है ना? जैसे ये आपका एक x एक्सिस मान लीजिए, y एक्सिस हो गया, ठीक है? ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है ना?
एक लाइन मेरे पास ये है बेटा, ठीक है ना। मान लीजिए लाइन है ए बी, क्या लाइन है ए बी, ठीक है ना। ये लाइन क्या है ए बी है, ये लाइन ए बी है। अब जब ये लाइन ए बी है तो मैं बोलूं इस ए बी का प्रोजेक्शन क्या होगा, इस लाइन ए बी का प्रोजेक्शन क्या होगा। प्रोजेक्शन मतलब छाया, यही ना बताया गया था आपको, है ना। इस लाइन ए बी का प्रोजेक्शन क्या होगा। पॉइंट का मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं लाइन का पूछ रहा हूं प्रोजेक्शन। मैंने पॉइंट का भी बताया, लाइन का भी बताया है। तो लाइन ए बी का प्रोजेक्शन क्या होगा। अब जो लोग नहीं है तो लोग सोच रहे हैं प्रोजेक्शन ही कहां से आ गया। आ रहा है समझ में, बताओ। तो भाई किसी लाइन का अगर प्रोजेक्शन निकालना है किसी लाइन पर, मान लीजिए इस ए बी का प्रोजेक्शन निकालना है इसी एक्स एक्सिस पर, तो क्या होगा, यहां से परपेंडिकुलर और फिर यहीं पे हैया है, ये जो ओ ए है, ओ ए इज द प्रोजेक्शन ऑफ, ये देखिए आप लोग रिकॉर्डिंग भी है, आप देख सकते हैं, और बच्चों से लेके फेयर नोट कर लीजिए जो लोग नहीं आए हैं, ठीक है। और फिर भी कोई समस्या होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ लीजिएगा, उसको पूछ के कंफर्म करके फिर आगे आप बढ़िए। क्योंकि देखिए जब तक ये डायरेक्शन कोसाइन प्रोजेक्शन वाला जो संडे वाला क्लास था अगर वो क्लियर नहीं होगा तो फिर समस्याएं आपके लिए हमेशा आगे रहेंगी। ये सबके लिए, मान जो पढ़े हैं वो भी अगर अनक्लियर है कहीं पे तो उसको क्लियर करके रखें, उसको तैयार करके रखें बेसिक्स एकदम। तो ओ ए इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, है ना। देखो यही बताया गया था कि अगर कोई लाइन है ना, और एक कोई और लाइन है, तो इस लाइन का अगर हमें इस लाइन में प्रोजेक्शन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसके दोनों एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है, परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। तो ये जो होगा यही क्या होगा उसका प्रोजेक्शन। तो यहाँ भी वही हाल, अब ये दोनों पॉइंट हैं और इसी एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन अगर निकालना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया आप, चूंकि ये यहीं पे हैया है मिला हुआ, कुछ भी करेंगे कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या आपका हो जाएगा प्रोजेक्शन। तो ओ ए इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, ओ ए क्या है ए बी का प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ पे हियर ओ पी या सॉरी ओ एन इज द प्रोजेक्शन ऑफ, देखो यहाँ पे ये डायगोनल है देख रहे हैं ना, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी, मतलब डेट इज प्रोजेक्शन ऑफ ओपी इज इक्वल टू मैं लिखूं ओ एन है क्या, ओरिजिन से जो उस प्लेन पे हम परपेंडिकुलर ड्रा किए वही ओ एन है। और आप जानते हैं कि ओरिजिन से जब प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उस परपेंडिकुलर लेंथ को हम पी से दिखाते हैं। तो मान लीजिए स्मॉल पी है, क्लियर है। तो मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल पी हो जाएगा, बोलिएगा। अच्छा एक चीज़ तो ऐसे हो गया कि बाय डिफिनेशन प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है उस हिसाब से आपने बता दिया, लेकिन एक मैंने आपको बताया था कि अगर ये लाइन है इसके कोऑर्डिनेट पता हो, आपको क्या पता हो, मान लीजिए बेटा ऐसा कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और इस लाइन का, जिस लाइन के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यह है, इसका प्रोजेक्शन हमें इस लाइन पर निकालना। मैंने क्वेश्चन कराया था PQ का प्रोजेक्शन RS पे, RS का PQ पर, है ना। अच्छा कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको दो लाइन के डायरेक्शन को साइन दे दें, मान लीजिए एक लाइन डायरेक्शन को साइन दे दिया 2 3 4, एक का दे दिया 5 6 7, तो एंगल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, हाँ cos थीटा इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1, है ना, प्लस करके। इसलिए पूछा कि मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं करवाया है, बट ऐसे ही करना है आपको। अगर डायरेक्शन रेशियो दे देगा तो फॉर्मूला उसका भी पता है आपको, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, है ना, ऐसे करके। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, है ना, और x2 y2 z2। इसका प्रोजेक्शन हमें इस लाइन पर निकालना है। हमारी इस लाइन, ये लाइन AB है, ये लाइन PQ है, P का कोऑर्डिनेट पता है, Q का कोऑर्डिनेट पता है, और इस PQ का प्रोजेक्शन निकालना है इस AB पर। तो प्रोजेक्शन हमारा ये आ गया, है ना। ऐसे करते हैं तो प्रोजेक्शन हमारा क्या आ गया, ये आ गया। मान लीजिए इसका ये P डैश है, Q डैश है, यह प्रोजेक्शन हो गया इसका। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन दे दे LMN, PQ जिसका डायरेक्शन जिसका एंड पॉइंट हमें पता है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, है ना, इसका प्रोजेक्शन AB पर जिसका डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है LMN, तब आपको मैंने बताया था
तब प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन, है ना, ऑन पी डैश क्यू डैश, सॉरी ऑन ए बी, ए बी पे ना, ऑन ए बी क्या बताया गया था आपको, x2 माइनस इंटू एल, y2 माइनस y1 इंटू n2 माइनस n1 इंटू, अरे बाप रे, अरे बाप रे, n, है ना। यह बताया गया था कि अगर इस लाइन PQ का प्रोजेक्शन हमें निकालना है एक ऐसी लाइन पर जिसका डायरेक्शन कोसाइन हमें पता हो, है ना, तब प्रोजेक्शन जो आएगा वो इस फार्मूले से हम वो निकालते हैं। इसको मैंने बताया था आपको, प्रूफ करके भी दिखाया था डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट से, ठीक ना। तो इस तरीके से, तो अगर यही चीज़ मैं इस पर अप्लाई कर दूं, यही चीज़ मैं इस पर अप्लाई कर दूं, मतलब क्या कर दूं मालूम है, प्रोजेक्शन ऑफ, इसी फार्मूले से अगर निकालूं प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, अब मान लीजिए जो ओ एन लाइन है, अरे भाई ओपी 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 का निकाले, ये जो ओ एन है इसका डायरेक्शन कोसाइन में बोल देता हूँ एलिमेंट, क्या बोल देता हूँ एलिमेंट। तो प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन ओ एन क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूले चलिए, अगर तो देखो ये एक्स वाई जेड ये ओरिजिन है तो 0 0, तो बेटा ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो फॉर्मूला होता है आपका L x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 प्लस M y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 0 और प्लस N z2 माइनस z1 मतलब z माइनस 0, मिल जाएगा Lx प्लस My प्लस Nz। अच्छा अब देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों एक ही चीज़ तो है, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी दोनों एक ही चीज़ है। जब दोनों एक ही चीज़ है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिख सकते हैं Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू पी। तो यही होता है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो आप एक फिगर बना के बेटा आप डायरेक्टली इसको लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो ये आपको याद होना चाहिए जब भी आपसे बोला जाए इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल, नॉर्मल का पूरा परपेंडिकुलर निकालना होगा तो नॉर्मल का पूरा परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हाँ उसका भी निकलेगा, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वो भी निकलेगा, घबराइए मत, उस पर भी क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो अभी आपको ये जानना है कि अगर कोई किसी प्लेन का इक्वेशन Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू पी है, उस पर अगर मैं कोई नॉर्मल ड्रा करूंगा तो उस नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा LMN, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ XYZ, ठीक है ना। और डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में बहुत अंतर नहीं होता, आपने रिलेशन करके देखा है, L इज इक्वल टू ए अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब साफ साफ ये जान लीजिए कि किसी लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो पता है और उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो उसी लाइन के लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, उसी लाइन के लेंथ से डिवाइड करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन जो है एकदम एक तरीके से मैं ट्रीट करता हुआ चला जाऊँगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं होगा, डिवाइड करेंगे वो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, उसको देखते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मान लेते हैं कोई प्लेन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को, जेड एक्सिस पर, चलो पर बोलते हैं इस पर, है ना, मान लेते हैं कोई आपका प्लेन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर, ठीक है ना, इंटरसेप्ट ए बी और सी सब ओरिजिन से ही बेटा, ए बी और सी इंटरसेप्ट कट कर रही है। एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर क्रमशः ए बी और सी इंटरसेप्ट कट कर रही है, अंतः भाग काट रही है, उतना भाग है ना, इंटरसेप्ट मतलब अंतः भाग काटना, कितना भाग वो कट कर रही है।
तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो अब वो कहाँ कट कर रही है, मान लेते हैं वो एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर और जेड एक्सिस को सी पर वो कट कर रही है। तो जो इंटरसेप्ट आपको मिल रहा है वो क्रमशः मिल रहा है आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। इस ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए 0 0, इस बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 B 0, इस सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 C। क्लियर है, ये इनके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब लेट करें जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो अभी तक हमने प्लेन का इक्वेशन दो रूप में देखा। एक इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द जनरल फॉर्म ax + by + cz + d = 0 एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म lx + my + nz = p। ठीक है, तो मैं इस प्लेन का इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, इसलिए क्योंकि ax + by + cz लिखूंगा तो फिर उसमें abc का मैटर फंसने लगेगा, है ना। भाई यहाँ भी तो abc के रूप में ही लिख रहे हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ नॉर्मल फॉर्म में। तो lx + my और प्लस nz = p, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने कंसीडर कर लिया, किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब चूंकि यह जो प्लेन है या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को ए बी सी पर कट कर रही है। ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वह a 0 0 0 b 0 0 0 c हैं, और जो दोनों पॉइंट्स हैं ए बी सी ना, यह उस प्लेन पर भी हैं। प्लेन कट कर रहा है ना, तो यह पॉइंट इस एक्स एक्सिस पर भी है और इस प्लेन पर भी है। तो जब प्लेन पे भी हैं तीनों पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट क्रम से, है ना, इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जब सेटिस्फाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चलेंगे अगर हम, तो जाएगा यल एक्स की जगह a m × 0 n × 0 = p। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा a = माइनस का p/, अरे बाबा, p/l, है ना। फिर सिमिलरली लिख दूँ b = मिल जाएगा, जब आप 0 b 0 से सेटिस्फाई कराएंगे, x से जब 0, y के प्लेस पे b, यहाँ 0, तो आपको मिलेगा b = p/m। और जब आप इस तरीके से इससे सेटिस्फाई कराएंगे तो c = p/n मिल जाएगा आपको, है ना। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आएंगे आप इस ए बी सी की वैल्यू, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, लेकिन कैसे पुट करेंगे, है ना, कैसे पुट करेंगे, आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी होगी यल की, तो p/a, यहाँ से m की तो p/b, क्योंकि आप वहाँ पे LMN है ना, और यहाँ पे n की तो p/c। इसको रखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो l की वैल्यू p/a × x और फिर m की वैल्यू p/b × i, p/c × z = p, सब में p, है ना, कैंसिल होगा, x/a, y/b, z/c = 1 हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो पहले फिगर बनाइए आप, फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर आप छापिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, आधा पेज में प्लेना बना दिए हो जी। चलो ठीक है, स्पष्ट तो है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया। लिखेगा लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म इज lx + my + nz = p, lx + my + nz = p। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए। लिखिए लेट द प्लेन ए बी सी, जो प्लेन मैंने फिगर में बनाया उस प्लेन का नाम क्या है, ए बी सी। लेट द प्लेन ए बी सी कट्स द एक्सिस, कट्स द एक्सिस, ए बी सी कट्स द एक्सिस
एक्स कमा वाई एंड जेड एक्सेस होगा ना, एक्सिस, ठीक ना, एक्सेस। हाँ वही कुछ भी बोल दीजिए, प्लूरल, अब सब भूल गया मुझे, हो गया ठीक है, एक्स कमा वाई एंड जेड है ना, ऐसे ब्रैकेट में आप एक्स कमा वाई कमा जेड मत लिखिए, नहीं मैटर फंस जाएगा, वो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा, ठीक ना। एक्सिस के बाद आप लिखिएगा एक्स कमा वाई एंड जेड, तो इससे यह होगा कि एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को, जहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स कमा वाई कमा जेड तो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा, वो मानेगा थोड़ी, ठीक ना। क्या लिखे आप, एट द पॉइंट A, B and C respectively, capital, at the point A, B and C respectively, मतलब x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, A पर है ना, y एक्सिस को B पर, z एक्सिस को C पर respectively, such that, और इस तरीके से कट कर रहा है such that कि OA बराबर स्मॉल a है ना, इस तरीके से कट कर रहा है कि OA बराबर स्मॉल a, OB बराबर स्मॉल b एंड OC बराबर स्मॉल c, एंड OC बराबर स्मॉल c, ठीक है। OA बराबर स्मॉल a, OB बराबर स्मॉल b एंड OC बराबर स्मॉल c, क्लियर है। देखिए देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ A, B एंड C आर मतलब समझ रहे हैं ना, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ A, B एंड C आर, कोऑर्डिनेट ऑफ A, B एंड C आर, क्या हो जाएगा, A का कोऑर्डिनेट A कामा 0 लिखिएगा ब्रैकेट में ऐसे, A का R के बाद A आ रही, C के बाद R, C R, A कामा 0 फिर 0 कामा B कामा 0 एंड C का कोऑर्डिनेट 0 0 C, स्मॉल c, क्लियर है। देखिए पॉइंट A, B एंड C, जब पॉइंट बोलूँ तो कैपिटल में लिखिएगा, पॉइंट A, B एंड C, कैपिटल A कमा कैपिटल B एंड कैपिटल, क्या बात है, पॉइंट A, B एंड C लाइज ऑन द प्लेन, हेंस लाइज ऑन द प्लेन, हेंस, तो आप सेटिस्फाई करा के देख लीजिए, ठीक है, हेंस लिख लीजिए, हेंस दीज पॉइंट्स सेटिस्फाइज इक्वेशन फर्स्ट, सेटिस्फाई लिखिएगा इक्वेशन फर्स्ट, सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, जब आप पॉइंट ए को सेटिस्फाई कराएंगे तो एक्स के स्थान पे ए, वाई के स्थान पे 0, बी के जेड के स्थान पे 0, तो मिल जाएगा एल की वैल्यू यह, और फिर जब इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो एम की वैल्यू ऐसे, और जब इसको कराएंगे तो एन की वैल्यू ऐसे, पूरा छाप लीजिए आप लोग, आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x अपान a प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री में खत्म हुआ, फर्स्ट डिग्री खत्म, अब वो भी खत्म हो गया ठीक है, स्पीड पकड़े हैं, सही चल रहे हैं, जल्दी खत्म करो। हो गया भैया, ठीक है। अब आप हेडिंग करिएगा, क्या हो गया, अभी तो हम लोग क्वेश्चन नहीं लगाए एक को, फिर हम हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन,
नहीं हेडिंग है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। अब एक प्लेन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 वाले प्लेन का इक्वेशन है, अगर 3 पॉइंट से पास करेगा तब प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो 3 पॉइंट मान लेते हैं, वो पॉइंट जो कोऑर्डिनेट है, पहले का x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 और तीसरा पॉइंट x3 y3 z3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है हमें जो इस 3 पॉइंट से होकर पास करे। तो मान लेते हैं कि जो प्लेन का इक्वेशन हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। मान लेते हैं जो प्लेन का इक्वेशन है क्या, ए भाई अच्छा छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं जो प्लेन का इक्वेशन है वह है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, है ना। और वह प्लेन मैं मान लेता हूँ कि वह x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 से पास कर रहा है। तो अगर पास कर रहा है ऐसा आप मान रहे हैं तो वह जरूर जो पॉइंट्स हैं वह प्लेन के इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मिल जाएगा ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी इज इक्वल टू 0, ax2 प्लस बी वाई2 सी जेड2 प्लस डी इज इक्वल टू 0, ax3 प्लस बी वाई3 प्लस सी जेड3 प्लस डी इज इक्वल टू 0, सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, इलिमिनेट कर देंगे, इलिमिनेटिंग A, B, C and D from 1, 2, 3 and 4। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ना के बराबर, बट फिर भी कैसे करेंगे। तो आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में x, y, z 1, बोलिएगा यहाँ से x, y, z 1 d एलिमिनेट कर रहे हैं, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1 इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपको 3 पॉइंट दे दे, 3 पॉइंट है ना, मान लीजिए 1 2 3 ऐसा करके, या -1 2 -3 करके ऐसा कुछ करके दे दिया, मतलब 3 4 5 है ना, और हमको बोल दे कि भाई आप उस प्लेन का इक्वेशन निकालें जो इन तीनों पॉइंट से पास करे, तो आप ऐसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे, है ना। और x1 y1 z1 यहाँ लिख देंगे, x2 y2 z2 यहाँ लिख देंगे, और x3 y3 z3 यहाँ लिख देंगे। फिर इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व। आपके दिमाग में आ रहा कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका वही है, x लेके x लीजिएगा, x लिखिएगा और यह पूरा ड्रॉप करिएगा, तो यह बचेगा, इसको लिख दीजिए डिटर्मिनेंट में। फिर माइनस का y लिखिएगा, फिर यह रो या कॉलम या रो ड्रॉप करिएगा, जो बचेगा डिटर्मिनेंट में, तो अब आपको 3x3 वाला मिलेगा। फिर उसको सॉल्व करके देखिएगा। बात समझ में आ रही है। वैसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अब मान लीजिए विकल्प में क्वेश्चन आ गया ये, तो इससे झंडू कोई क्वेश्चन है ही नहीं फिर, क्योंकि विकल्प में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बोलेगा कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट दे देगा, इज चार्टो दे देगा ऑप्शन। बारी बारी सबको सेटिस्फाई कराएंगे, पहले वाले सेटिस्फाई कराएंगे, तीनों सेटिस्फाई करके तो वह सही है, आंसर ठीक, काम खत्म। ऐसे मान लीजिए चार्ट ऐसे ऑप्शन देगा, आंसर ना सोल्यूशन बोलेगा, प्लेन का इक्वेशन यह आ गया, ऐसे चार्ट दे देगा वो। अब कौन सा सही होगा, तो पहला उठाइए और तीनों को सेटिस्फाई कराइए, कर गया तो ठीक। मान लीजिए इसमें से कोई नहीं किया तो गलत हो पहला वाला, फिर दूसरे पे जाइए, तीसरे पे जाइए, यही काम करना है, जो बहुत तेज़ी से करेंगे आप, बहुत समस्या नहीं होने वाली। ऐसे मान लीजिए आपका आ गया यही 2x प्लस का 5y प्लस का 3z इजी प्लस का 9 = 0, ऐसा दीजिए पहला ऑप्शन। चेक करना है, कुछ मत करिएगा, है ना। 2 1 कम 2, 5 दूनी 10, है ना, 3 तरीके 9, कितना हो गया 10 और 9 19 21, 21 और 9 नहीं हो पाएगा, काम खत्म,
है ना। इसको भी मत जोड़िए घटाइएगा, मत जोड़िए घटाइएगा आप लोग, इसको खाली सॉल्व करिएगा, फिर देखिएगा इसको करने पे मिलाने पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस काम खत्म, सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर नहीं आया तो नहीं किया, तो अगर पहला ही नहीं किया वो ऑप्शन खत्म, फिर दूसरे पे जाइए, पहला सेटिस्फाई कर गया दूसरे पे देखिए, हमारे दूसरा नहीं किया फिर वो भी खत्म, तीसरे पे गए, पहला भी कर गया, दूसरा भी कर गया, तीसरा भी कर गया, सही। ऐसे ऐसे करेंगे तब। अब ये सब याद है नहीं याद, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। विकल्प में देखो यही होता है, जितने भी प्लेन के क्वेश्चन होंगे, जितने भी प्लेन के क्वेश्चन, मूल मंत्र ले लीजिए अभी, जितने भी प्लेन के क्वेश्चन होंगे सब खाली सेटिस्फाई करा के सॉल्व कर लेंगे आप, गारंटी। 99% क्वेश्चन प्लेन के जो भी ऑप्शन में आपके आएंगे, है ना, ऑप्शनल वाले पेपर में 99% क्वेश्चन केवल और केवल सेटिस्फाई करा के सॉल्व कर लेंगे। और जिसको करने में 10 से 20 सेकेंड, बस 10 से 20 सेकेंड, उसके ऊपर नहीं लगने वाला। प्लेन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक सिंपल तरीका है ऑप्शनल में। कुछ भी याद मत करिएगा कि वो नॉर्मल फॉर्म दिया कि क्या फॉर्म, भाड़ में गया सब, है ना, ऐसे निकालना है क्या निकालना है, कोई मतलब नहीं वहाँ पे, बस सेटिस्फाई कर जाए, काम खत्म, इतना ही। ऐसे बोल दिया कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, देखो ऐसे बोलेगा, जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे बोल दिया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर 2x प्लस का 3y प्लस का 5z इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस का 2y और 3y प्लस का 2z इक्वल टू 5, ऐसे दे दिया कि ऐसे प्लेन का इक्वेशन बताइए आप, ऐसे प्लेन का इक्वेशन आप बताइए, है ना, जो इस पॉइंट से पास करे और इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। अब वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, है ना, और वो ऑप्शन में भी प्लेन का क्वेश्चन नहीं देगा, वही तो बोला है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, पहला ऑप्शन उठाएंगे, देखो कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन उठाएंगे, पहले इसको सेटिस्फाई कराएंगे, यहाँ से पास कर रहा है ना, मान लीजिए सेटिस्फाई कर गया, फिर जो मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया 3x प्लस का माइनस का 2i प्लस का 5z ऐसे करके दे दिया, इक्वल टू कुछ भी दे दिया, ये दे दिया पहला ऑप्शन, तो सेटिस्फाई कराएंगे, मान लो कर गया, तो अभी सही गलत नहीं बोलेंगे, पहले इन दोनों के परपेंडिकुलर भी है, तो वो कैसे देखेंगे, 2 × 3, 3 × -2 और 5 × 5, मतलब इसको L1 M1 N1 मानिएगा, इसको L2 M2 N2 मानिएगा, और फिर L1 L2 M1 M2 N1 N2, अगर 0 आ गया तो मतलब इसके परपेंडिकुलर, फिर वही काम इसके भी 3 × 3, 3 × -2, 2 × 5, 0 आ गया मतलब इसके भी परपेंडिकुलर, सेटिस्फाई कर गया, टिक, खत्म कहानी, कुछ नहीं करना है, सब खाली ऐसे ही होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ऑप्शनल के चक्कर में तो मत पड़िएगा, ऑप्शनल 2 दिन, अगर जिसको पास होना है, खाली कि हमको पास होना है, हमको फर्स्ट डिवीजन लाना है, हमको 80% लाना है, 90% लाना है ना, वो आराम से घर पे सोए, कोचिंग पे ना आए हो मैथ पढ़ने के लिए, वो खाली परीक्षा के 1 हफ्ते पहले आ जाएगा, पूरी फीस हमको दे देगा, 1 हफ्ते में उसका कोर्स खत्म हो जाएगा, वो 90% 80% पा जाएगा, उसको कोई समस्या नहीं होगी, अगर खाली आपको नंबर लाना है। ऐसे चीज़ें बताई जाएंगी। अब प्लेन क्या है, क्या नॉर्मल फॉर्म, क्या इसमें कुछ भी उसको पता न रहे, वो तब वो टिक मार के चला आएगा। मैट्रिक्स में भी यही हाल, डिफरेंशियल में भी यही हाल करूँगा, यही हाल होगा एकदम, जितना भी पूरा ओवरऑल है सब में यही होगा। आपको मैं जब ऑप्शनल की तैयारी करवाऊँगा सब भूल जाइएगा क्या पढ़े हैं आप, ख़त्म कहानी, सब एकदम भूल जाइएगा आप लोग, बस अब कैसे टिक करते हैं वो बस देखिएगा कला। हाँ, उसमें बता रहा हूँ, जब आपकी एग्ज़ाम की बात आएगी तब, और उसके पहले पढ़िए, बात समझ में आ गई ना। तो अब कोई भी कभी सपने में भी नहीं कहेगा सर ऑप्शनल पेपर है, या उसके हिसाब से पढ़ाइए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। 90% पा के सर ईटा का काम करे, मट्टी पे कर दिया। हाँ, वो तो होगा करेगा। देखिए लेकिन फिर भी ना, देखिए एक चीज़ तो होता है, पढ़े लिखे लोग अगर मट्टी फेंकेंगे तो बड़ा बढ़िया तरीके से फेंकेंगे है कि नहीं, कोई भी काम, ये सच्चाई है ना। हाँ, उनका काम एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा, है ना, साफ तरीके से होगा, वो कुछ ना कुछ दिमाग जरूर वहाँ लगाएंगे कि इसको अगर ऐसे कर लिया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से इजीली और जल्दी कर ख़त्म कर लेंगे, और जो नहीं पढ़ाएगा बैलेंस का खाली काम करता चलाएगा, वो ये चीज़ें होती रहेंगी, है ना। और पढ़े लिखे लोग पहले दिमाग लगाएंगे कि कैसे करें कि यह ईजिली हो जाए, जल्दी हो जाए,
ये चीज़ है। तो इससे पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। भले आप मिट्टी फेंकिए, है ना, आप तबेला में काम कीजिए, आप मनरेगा में काम कीजिए, आप कहीं काम कीजिए, है ना। हाँ, चाहे आप बहुत बड़े इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, आप प्रोफेसर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए आप, लेकिन जानिए पढ़े लिखे रहेंगे तो वो चीज़ आपको जो है कार्य की जो शैली है वो आपकी ज़रूर दिखाई देगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भैया, कंडीशन। क्या बात है, इसको लिखे नहीं क्या आप लोग? अरे अरे लिखिए लिखिए। अच्छा, हम लोग समझ जाइए ख़त्म हो गया, अब तो हम लोग कर ही लेंगे ऑप्शनल वाला, तो अब क्या लिखें इसको? कर लीजिए कर लीजिए। कंडीशन, कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू लाई इन अ प्लेन। कंडीशन फॉर 4 FOUR 4 पॉइंट्स टू लाई इन अ प्लेन, टू लाई इन अ प्लेन। ठीक है, तो मतलब कि इससे 4 पॉइंट हों, 4 पॉइंट हों, वो चारों पॉइंट प्लेन में लाई करते हो, ऐसा क्या कंडीशन होगा या कैसे इसको हम चेक करेंगे? ऐसे बोल दिया कि शो डैट, है ना, 4 पॉइंट्स दे दिया लाई इन अ प्लेन, वो एक प्लेन में लाई करता है, इसको आप शो करके दिखाइए। तो याद रखिएगा, जब 4 पॉइंट्स एक प्लेन में लाई करेंगे उसका कंडीशन जो होता है आपको प्रूफ नहीं करना है आप कुछ, तो कंडीशन होगा आपका डिटर्मिनेंट में x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1। अभी आपको बता रहा हूँ एक चीज़ और, x4 y4 z4 1, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? देखो क्या है, दोनों तरीके हैं। आप अगर इसको नहीं याद करना चाहते हैं, आप यही भारी हो गया कि इतने ही बहुत है, तो आप ये काम इससे भी चला सकते हैं, है ना। इससे आप निकालेंगे प्लेन का इक्वेशन, पहले 3 पॉइंट से निकालिएगा, एक चौथे को छोड़ दीजिए बगल में। बस में बहुत सिंपल तरीका, देखो दोनों तरीके हैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे बुक आप निकालेंगे ना तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप अगर 4 पॉइंट दिया, बोला कि भाई शो कीजिए कि चारों पॉइंट एक प्लेन में लाई करते हैं, इसको शो करके दिखाइए, तो आप ऐसे चारों पॉइंट को ऐसे डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, सॉल्व करेंगे, अगर 0 आ गया तो दिस मीन्स डैट है ना गिवन 4 पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन। लेकिन एक तो तरीका ऐसे हो गया, अब इससे भी उस चीज़ को लगा सकते हैं। कैसे? अगर 4 पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट को बगल में करिए, कोई भी छोड़ दीजिए, 3 पॉइंट को लेकर आप प्लेन का इक्वेशन निकाल लीजिए, है ना। जैसे यहाँ से जो प्लेन का इक्वेशन मिलता है वो कौन सा प्लेन होता है? वैसा प्लेन होता है जो इन तीनों पॉइंट से क्या करेगा? पास करेगा। तो इन तीनों पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन आप निकालेंगे ऐसे, है ना। अब जब प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा तो भी चौथा पॉइंट बचा है, चौथे को सेटिस्फाई करा लेंगे। अगर चौथा वाला उस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब चौथा वाला भी उसी पे है, हो गया काम खत्म। तो ये भी तरीके, 2 तरीके रहेंगे, ये लिखवाए नहीं जाएंगे, बता दिया, आप समझ लीजिए अपने हिसाब से, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, जिसमें लिखना हो लिख लीजिए। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यह भी कंडीशन है। और दूसरा तरीका है कि पहले 3 पॉइंट से होकर जो प्लेन पास करेगा वो प्लेन का इक्वेशन निकाल लें और फिर चौथा उसमें सेटिस्फाई करा कर देख लें, काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे भी वैसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम न के बराबर आते हैं, यहाँ लीजिएगा, है ना। अरे तो है, ये तो है, तो लिखिए इसमें, लिखिए इफ 4 पॉइंट FOUR लिख ले रहे हैं ना आप लोग, इफ 4 पॉइंट x1, y1, z1 ब्रैकेट में करके ना, फिर कामा, ब्रैकेट के बाहर कामा, x2, y2, z2, x2, y2, z2, है ना, x2, y2, z2 के बीच में कामा, ब्रैकेट क्लोज, फिर कामा, x3, y3, z3, ये तीसरा पॉइंट, एंड x4, y4, z4 लाई इन अ प्लेन, लाई इन अ प्लेन, देन लाई इन अ प्लेन, देन अब छाप लीजिए ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन, तब वो यह कंडीशन क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? आप तुरंत रख के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, है ना। और आपके पेपर में, इस बार पेपर में आएगा तो क्या करेंगे? आप रख के सेटिस्फाई करेंगे और कुछ नहीं करना है, और कुछ करना ही नहीं है।
हो गया भैया। अब हेडिंग करिए रिडक्शन ऑफ, हैं क्या बताइए, कोई समस्या बताइए, समस्या बताइए आप लोग। रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, रिडक्शन लिख रहे हैं सर। रिडक्शन REDUCTION, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन टू द नॉर्मल फॉर्म, रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन टू द नॉर्मल फॉर्म। मतलब अगर आपको जनरल इक्वेशन प्लेन का दिया है उसे रिड्यूस करना है, रिड्यूस, है ना। देखो रिडक्शन जो होता है वहाँ से कोई नया चीज़ निकल के आता है, ठीक है ना। और रिडक्शन में क्या होता है कि एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है ना। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है रिड्यूस करना, घटा बढ़ा के उसको दूसरे में कन्वर्ट करना। और रिडक्शन मतलब कोई किसी फार्मूले का डेरिवेशन समझ लीजिए, कोई नए फार्मूले की उत्पत्ति समझ लीजिए। क्या लिखा आपने, हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे, कैसे भाई देखिए यहाँ पे बात नहीं हुई, क्यों बात कर रहे हैं आप लोग। मान लीजिए आपको जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन दे दिया ax + by + cz + d = 0, है ना। और इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ऐसे दे देगा और इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। सबसे पहली बात तो यह हो गई, ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो यह हो गई कि जब आप कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में तो ये दोनों सेम ही प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं है। फिर किसी प्लेन का इक्वेशन आपने जनरल फॉर्म में लिखा, फिर उसी का नॉर्मल फॉर्म में लिखा, है ना। तो जो अलग अलग इक्वेशन आपको दिखाई देंगे, अलग अलग रूप में दिखाई देंगे इक्वेशन, बट वो सेम ही प्लेन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। तो मान लीजिए ये प्लेन का इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, यह है प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। यह प्लेन का इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, यह है प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में। एक ही प्लेन का इक्वेशन है जनरल फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। तो चूंकि दोनों जो इक्वेशन है वो एक ही प्लेन के हैं, इसलिए या एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए L/A = M/B = N/C = -P/D होगा। नहीं बात समझ में आ रही है ना। जैसे जब लाइन को बताया ना, लाइन का 2x + का 3 बताया था आप लोगों को, प्लस का 5 = 0, है ना। और 4x + का 6y + का 10, ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, क्या आएगा लाइन। क्यों, क्योंकि इनका रेशियो, इनका रेशियो, इनका रेशियो सेम है। तो अगर रेशियो सेम होते हैं तो एक ही को रिप्रेजेंट करते हैं, या एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से भवानी, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, L = कितना मिलेगा, बोलिए। L = कितना मिलेगा, L की वैल्यू निकालें कि A की वैल्यू, A की वैल्यू निकालते हैं। पहले को लास्ट से इसी से कंपेयर करेंगे सबको। तो A = मिल जाएगा, है ना, -LD/P, है ना। एंड B = मिल जाएगा -MD/P, है ना, कामा देके। एंड C = मिल जाएगा -ND/P। क्लियर है ना। अब ये जो ABC की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आ जाइए यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा, जब रख देंगे वैल्यू यहाँ पे -LD/P और इंटू x, और प्लस -MD/P इंटू y, और फिर प्लस -ND/P और इंटू z प्लस का D = 0। तो D तो सब में है, कॉमन होगा, नॉट इक्वल 0 होगा, कहानी होगी ख़त्म उसकी, ठीक है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा, और माइनस कॉमन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, मालूम है क्या, L/P x और M/P y, N/P z, और ये जगह माइनस में और उधर ट्रांसफर प्लस का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा Lx प्लस का My प्लस का Nz =
ये मैं क्या कर दिया, ये तो हम उसी में कन्वर्ट कर दिए, हमें तो उसी में कन्वर्ट कर दिया, हमको कन्वर्ट नहीं करना था, हमको डिड्यूस करना था। देखो एक्चुअली करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली करना क्या है, एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ से, यह देखो रिजल्ट, ये अगर ये जो रेशियो बराबर है ना, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 1/रूट में a² प्लस b² प्लस c²। क्या लिख सकता हूँ, 1/रूट में a² प्लस b² प्लस c², है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें बेटा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना, क्या, अब यल की वैल्यू अगर निकालेंगे, यल की वैल्यू तो मिल जाएगा, यल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a/रूट में a² प्लस b² प्लस c²। m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b/रूट में a² प्लस b² प्लस c²। n की वैल्यू c/रूट में a² प्लस b² प्लस c²। और p की वैल्यू माइनस का d/रूट में a² प्लस b² प्लस c²। इसका समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इक्वेशन प्लेन का जनरल फॉर्म में देता है तो कुछ नहीं करना है, x, y, z के कोफिशिएंट का रूट में स्क्वायर करके डिवाइड कर दीजिए, ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ऐसे डिवाइड कर दीजिए, है ना, ऐसे डिवाइड कर दीजिए, बात समझ में आ रही है ना, ऐसे डिवाइड कर दीजिए। तो देखो अब ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, यल, भाई यहाँ से एल के लो, देखो कितनी आएगी, वही ना आएगी, ये क्या हो जाएगा एल, तो LX मिल जाएगा आपको, है ना, और ये क्या जाएगा आपका यम और प्लस NZ, और ये जाएगा माइनस में, क्योंकि देखो माइनस में आएगा p की वैल्यू, तो ये माइनस में हो जाएगा कितना, है ना, ये p की वैल्यू हो जाएगी, और ट्रांसफर कर देंगे इक्वल टू 0 तो मिलेगा LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू p, नॉर्मल फॉर्म आपको मिल जाएगा। मतलब करना क्या है, जब भी जनरल फॉर्म देगा कुछ नहीं करना है, x, y और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके रूट में ले लीजिए। मतलब अगर इस रूप में है तो रूट में a² प्लस b² प्लस c² से बस डिवाइड कर दीजिए, इतना काम खाली करना है। जब भी आपको जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन देगा उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है आपको, है ना, रूट में a² प्लस b² प्लस c² से डिवाइड कर देना। जब ऐसे डिवाइड करेंगे वो आपका नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि आप जब डिवाइड करेंगे तो जो कोफिशिएंट मिलेगा वो यल की वैल्यू होती है, ये m की वैल्यू होती है, ये n की वैल्यू, देखिए मैं निकाल के दिखा दूंगा यहाँ से, देखिए l की वैल्यू कितनी आएगी, a/, m की वैल्यू कितनी आएगी, b/। चूँकि मैंने पिछली बार इसको आपको कराया भी था, है ना, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में, है ना, बात समझ आ रही है ना। तो यही काम आपको करना है, क्या करना है, रूट में a² प्लस b² प्लस c² क्या कर देना है, डिवाइड। तो लिखिए, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए बस खाली, है ना भैया। क्या लिखे, द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस cz, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या करें, आपको प्रोसेस दिखा देंगे, प्रूफ करा दें, पर जो कहिए आप लोग प्रूफ करा देना, चलो कोई। हाँ, अब प्रोसेस तो बस इतना याद रखना है, प्रोसेस में क्या करना है, रूट में a² प्लस b² प्लस c² से डिवाइड कर देना, बस इतना काम करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, आगे लिखिए, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, इन द नॉर्मल फॉर्म इज LX प्लस MY प्लस NZ, ठीक है, माइनस का p इज इक्वल टू p होता है, ट्रांसफर करके लिखा हूँ, माइनस का p इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। देखिए, सिंस इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट्स द सेम प्लेन, बस उनका रूप अलग अलग है। इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट्स द सेम प्लेन, हेंस L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C इज इक्वल टू माइनस का P/D, देन L इज इक्वल टू माइनस का AP/D, M इज इक्वल टू माइनस का PB/D और N इज इक्वल टू माइनस का PC/D, है ना।
सिंस, अब उसी फॉर्म में प्रूफ कर देता हूँ, सिंस आप जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। इसमें रख दीजिए एल एम एन की वैल्यू, मिल जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलिएगा, है ना, ये नहीं मिलेगा, बोलो। तब यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से, तो यहाँ पे सब में कुछ कॉमन, पी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर कॉमन, तो पी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर जब कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटा मिल जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, डी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और पी बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस डी अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यह पी की वैल्यू मिल जाएगी, नोट कर लीजिए इसे। हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस दोनों आए हैं, ठीक है, और P क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ, और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, ध्यान समझिए मेरी बात, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता। अगर मान लीजिए कि P की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तब तो D भी क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर P की वैल्यू निगेटिव है तब D निगेटिव होगा, क्योंकि तब जाके जब D निगेटिव होगा तो उस निगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव। हमेशा P क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो अगर P पॉजिटिव है तो D भी क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर P निगेटिव आ रहा है तो मतलब तब D भी क्या होगा, निगेटिव, उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें दोनों केस चलेंगे, ठीक है। क्या पहला केस, अगर मान लीजिए P इक्वल टू हम क्या ले लें, पॉजिटिव ले लें, प्लस D अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं, दिख जाएगा इधर, यहाँ पर लिख देते हैं, केस है हमारा यहाँ पे कि केस फर्स्ट भी हम कर सकते हैं कि यदि P इक्वल टू हो जाए कितना, D अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लूँ, पॉजिटिव वैल्यू ले लूँ, है ना। देन तब बताओ L की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा L की वैल्यू, तो जो P की वैल्यू है रख दीजिए यहाँ पे, जब रखेंगे तो D से D कट जाएगा, माइनस का ए अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, M की वैल्यू माइनस बी अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, n की वैल्यू माइनस सी अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यही चीज़ वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो L की वैल्यू रख देंगे आप माइनस में, M की वैल्यू माइनस में, N की वैल्यू माइनस में, और माइनस P तो आपका रहबे करेगा, तो वो माइनस माइनस सब में से कॉमन हो जाएगा, है ना, और हो जाएंगे सभी प्लस, और मिलेगा क्या, मिलेगा आपको a अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, फिर प्लस बी अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई, और प्लस सी अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जेड, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, पी सब में से कट जाएगा ना, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही मिल जाएगा आपको, क्लियर है ना। ये काम नोट कर लीजिए इससे, तो ये केस बन जाएगा आपका, 1 ही मिलेगा ना, कंफर्म है। ये कुछ छूटा है भाई, देखिए ये 1 ही मिलेगा, क्या मिलेगा, L की वैल्यू निकल गई इतनी, M की इतनी निकल गई, N की इतनी निकल गई। इक्वेशन नंबर 2 में अगर आपने रख दिया, है ना, तो सब में क्या है, P बचेगा भाई, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, P की वैल्यू कितनी आएगी, इसको ऐसे मैनेज करिएगा, इसको आप ऐसे मैनेज करिएगा, ये हो जाएगा 1 अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो P की वैल्यू आएगी वो माइनस की D अपान रूट में इतनी करके आ जाएगी, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा D अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर। क्लियर है ना? ऐसे ये इस तरह से रिजल्ट आप प्रूफ करते हैं। और दूसरे वाले में केस में हम डी निगेटिव लेंगे तो पी भी हमारा क्या होगा? निगेटिव। छापिए जल्दी से भाई। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ऐसे आप दिखा सकते हो, करना कुछ नहीं है। आपके जब क्वेश्चंस आते हैं बस कुछ नहीं करने, बस डिवाइड करने होते हैं आपको। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। केस सेकंड में जब आप p को निगेटिव लोगे, देखो ध्यान से, तो ये सब पॉजिटिव आएंगे। मेरी बात समझिएगा। यहाँ पे जब इसको निगेटिव लेंगे, p को -d करके लेंगे, तो ये सब के सब क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, है ना। और यहाँ से हमारा जो d है p, है ना, ये आपका निगेटिव रहेगा। तो सॉल्व करेंगे, फिर आपको माइनस कॉमन नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी फिर यही आएगा आपका, सेम यही आएगा। बात समझ में आ रही है ना? इसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक से आपको ये ध्यान देना है कि जब भी किसी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को, है ना, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर करके ऐड करके रूट में लेके डिवाइड कर देंगे आप। मतलब रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या कर दीजिएगा? डिवाइड। नेक्स्ट आगे बढ़िए। कुछ क्वेश्चन हो जाए क्या? क्वेश्चन लिखिए दो। क्वेश्चन लिखिएगा, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। 6% बैटरी है, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होगा, बंद। अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस in capital A, capital B, capital C. A plane meets the coordinate axis in capital A, capital B, capital C such that the centroid of the triangle, such that the centroid of the triangle, the centroid of the triangle of the triangle is the point small p comma small q comma small r, is the point small p small q small r। ये सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल है, ठीक है ना। आगे बेटा, so that SHOW, so that the equation of the plane is, so that the equation of the plane is x by p plus y by q plus z by r is equal to 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। अब लिखना है बेटा आपको, ठीक है। x by p plus y by q plus z by r is equal to 3। क्लियर है? अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत आसान है। एक प्लेन है, बहुत साफ साफ बोला है भैया, एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को, है ना, ए बी और सी पे क्या कर रहा है? मीट कर रहा है। ए बी सी पे क्या कर रहा है? मीट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जब मीट कर रहा है इसका मतलब वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है। मान लेते हैं कि वह इंटरसेप्ट जो कट कर रहा है वह ए है, वह बी है ना, या सी है। मतलब समझिए यहाँ पे हम पहले यह मानेंगे द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, तो कौन सा मानेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म वाला। और एक हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन कंसीडर करना है इन जनरल, तो आप जनरल फॉर्म ना लेके ना नॉर्मल फॉर्म लेके आप लेंगे कौन सा? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को मीट कर रहा है, कट कर रहा है, इसका मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में जाएगा। तो ये A0 0 बहुत आसान है बेटा, 0 B 0 और 0 0 C। क्लियर है ना? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जब सोल्यूशन में जाएंगे तो लेट करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, बहुत आसान, बहुत ही आसान। मिल जाएगा x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अच्छा, अब अगर किसी ट्रायंगल के, ध्यान दीजिएगा, किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के अगर कोऑर्डिनेट पता हो तो उनका सेंट्रॉइड निकालना बहुत आसान है ना। जैसे A1
B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये अगर आपके तीनों के कोऑर्डिनेट हैं या x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, यह ट्रिएंगल के तीनों शीर्षों के वर्टेक्स अगर कोऑर्डिनेट हैं तो सेंट्रायड क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर हम यहाँ से सेंट्रायड निकालें, सेंट्रायड ऑफ ट्रिएंगल ABC अगर हम निकालें, ट्रिएंगल ABC अगर हम निकालें तो क्या आएगा बताइए? तो मिल जाएगा a प्लस 0 बाई 3 कामा 0 प्लस b प्लस 0 बाई 3, 0 प्लस c बाई 3, यही तो मिलेगा बेटा भाई। सबका फर्स्ट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 है ना, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, क्लियर है ना? बट गिवन है हाँ कि सेंट्रायड जो है वह है PQR। 10 इसका मतलब P बराबर a बाई 3 है ना, Q बराबर b बाई 3 और R बराबर c बाई 3, क्लियर है? यहाँ से तो a बराबर 3p, बोलो भैया, b बराबर 3q, c बराबर 3r, तो फ्रॉम फर्स्ट आप रख दीजिए आंसर, है ना? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में आप ABC को रखेंगे 3p 3q 3r, 3 कॉमन होके आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए भैया। आज के लिए इतना ही।